नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार खो न जाए, बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसलिए मैं लेकर आया हूं ये खास शो जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर जुर्माने के तौर पर भारत पर जिस एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया था, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। भारतीय समय के अनुसार यह टैरिफ कल यानी कि 27 अगस्त को सुबह 9:31 पर लागू हो जाएगा और इसके बाद अमेरिका निर्यात होने वाले करीब 66% सामानों पर करीब 50% टैरिफ एक तरीके से प्रभावी हो जाएगा। भारत अमेरिका कारोबार के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो है ही, लेकिन भीतर खाने ट्रंप भारत के साथ कैसी सौदेबाजी की कोशिश में है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। जर्मनी के एक अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ज़ाइटुंग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पिछले हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करने के लिए 4 दफे कॉल किया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने जवाब तक नहीं दिया। जर्मन अखबार ने लिखा है कि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ विवाद में अपने सभी विरोधियों को कुचल डाला है, हरा दिया है, लेकिन सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे ट्रंप अभी तक नहीं झुका पाए। हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि कब और किन तारीखों पर ट्रंप की तरफ से कॉल किए गए, और न ही जर्मन अखबार की इस रिपोर्ट पर भारत और अमेरिका की तरफ से कोई औपचारिक जवाब आया है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया था कि मोदी और ट्रंप के बीच 22 अप्रैल को बात हुई थी, जब ट्रंप ने पहलगाम हमले पर शोक जताने के लिए कॉल किया, और इसके बाद सीधे 17 जून 2025 को दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, दोनों नेताओं के बीच बात हुई, जब ट्रंप कनाडा से G7 सम्मेलन से लौट आए थे और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था बल्कि उससे पहले लौट आए थे, और उस दौरान ट्रंप ने मोदी को कनाडा से इंडिया वापसी के दौरान अमेरिका आने का न्योता दिया था, जिसे मोदी ने ठुकरा दिया था। 17 जून को हुई वही कॉल लगभग 35 मिनट की थी, जिसमें मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट बता दिया था कि भारत ने सीज फायर के विषय पर अमेरिका की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और सभी बातचीत सीधे सीधे भारतीय और पाकिस्तानी मिलिट्री चैनलों के जरिए हुई। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप लगातार यही रट लगाए हुए हैं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवाई। ऐसे में जर्मन अखबार का यह दावा बहुत चौंकाने वाला है। हालांकि अखबार के दावे की तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन इस दावे को लेकर चर्चाएं खूब सारी हो रही हैं और इस खबर को कैसे देखा जा रहा है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मोदी ने फिर से एक बार ट्रंप को समझा दिया है कि भारत अब अमेरिका का सबमिसिव यानी कि अमेरिका के नीचे रहने वाला पार्टनर नहीं है, बल्कि बराबरी के स्तर पर बात करने वाला देश है। ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत को एक जूनियर पार्टनर के तौर पे ट्रीट करें और भारत इसको स्वीकार भी करे। वो अपनी जो चौधराहट है, अमेरिका की जो दादागिरी है, वो चाहते हैं कि वो भारत पे थोपें और उसको भारत स्वीकार भी कर ले, जैसे कि पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन भारत ने न पहले कभी अमेरिका की चौधराहट स्वीकार की है और न आगे करेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और प्रधानमंत्री मोदी का अगर इस दावे की में सच्चाई है, जैसा कि अखबार ने दावा किया है, तो 4 बार ट्रंप से बातचीत करने का जो कॉल है उसको उन्होंने अस्वीकार किया। यह बताता है कि मोदी इस बार कितने तल्खी से, या यूं कहिए कि मोदी कितने सख्ती से इस बार अमेरिका की इस दादागिरी से निपटने के मूड में। जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि भारत अब ट्रंप के पीआर स्टंट में नहीं फंसना चाहता। भाई, ट्रंप की एक बहुत अलग ही तरह की आदत है। वो हर मसले को सेंसेशनल बनाकर उसको एक तरीके से इस तरीके से पेश करते हैं
कि वो चाहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देश उसमें फंस कर रह जाए, और इस चक्कर में वो दुनिया के बहुत सारे, आपने देखा होगा कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी जो बातचीत होती है, कई बार जो निजी बातचीत होनी चाहिए उसको भी वो इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर उसे पेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो सामने वाले पर दबाव बनाने के लिए, एक उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो इस तरह का माहौल बनाते हैं जिसमें कि सामने वाला देश झुककर उनकी शर्तों को स्वीकार कर ले। आपने देखा होगा कि जेलेंस्की के साथ उन्होंने क्या किया। जेलेंस्की को जिस तरीके से व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्हें एक तरीके से बेइज्जत किया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा, और व्हाइट हाउस में तमाम कैमरों के बीच ये जिस तरीके से ट्रंप ने उनके साथ बर्ताव किया, वो बताता है कि किस तरीके से वो दुनिया के जो बाकी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ट्रंप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं और किस तरीके से उनको एक मनोवैज्ञानिक दबाव में लाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। इसमें जो तीसरी बात है वो ये है कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जवाब में मोदी का मेक इंडिया ग्रेट अगेन जो है, अब वो रियल एक्शन में बदलता जा रहा है। ये बात ठीक है कि ट्रंप को अमेरिका को फिर से महान बनाना है, भाई सारे राष्ट्राध्यक्षों की ये ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए, और अगर कम से कम ख्वाहिश न भी हो तो कम से कम उनका पॉलिटिकल एजेंडा तो होता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं ट्रंप के सहयोगी देख पा रहे हैं। यह अलग बात है कि ट्रंप इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन उनके सहयोगी ही कहने लगे कि वैसे देश जो कि अमेरिका के एक तरीके से ट्रस्टेड पार्टनर थे और जो कि भविष्य में उसके सामने जो चुनौतियां हैं उससे लड़ने में जो उसके मजबूत सहयोगी साबित हो सकते थे, उन सब को एक एक करके ट्रंप अपनी नीतियों की वजह से उनको दूर कर रहे हैं। और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका नारा है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ नारा बनकर रह जाए। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जैसे उन्हें इस बात का हक है कि अमेरिका के हित में फैसले करें, उसी ढंग से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के या दुनिया के बाकी राष्ट्राध्यक्षों के ये भी उनके अख्तियार में है कि वो अपने देश के हित में जो भी उचित हो वो फैसला करें। और भारत ये बात बहुत ही क्लियर कट शब्दों में अमेरिका को बताना चाहता है। अब चौथी बात इसमें यह है कि अमेरिका भारत को जो दबाने की कोशिश कर रहा है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा, और अगर अमेरिका टैरिफ के जरिए भारत को दबाने की कोशिश करेगा तो भारत के पास बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ अभी जो हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल है, जो हमारी व्यापारिक संभावनाएं हैं, उसको हमने पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। एक तरीके से अमेरिका भारत को इसके लिए मजबूर कर रहा है, और ये देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में न तो अमेरिका के हित में है और न ही एक तरीके से दुनिया के हित में। फिर भी अगर अमेरिका की यही पॉलिसी रही तो भारत जो अपने ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं उसके पास, जो उसके पास वैकल्पिक रास्ते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, वो उसका इस्तेमाल करेगा। और वो रास्ता चीन और रूस से होकर भी गुजरता है, तो इससे अमेरिका को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असल में अमेरिका जिस चीज से भारत को रोकना चाहता है वो अपनी नीतियों की वजह से भारत को मजबूरन उसी तरफ धकेल रहा है। और ये देखा जाए तो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है वो उसको कमजोर ही करने वाली, उससे मजबूत नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अमेरिका को अपनी जो एक्सटॉर्शन वाली या यूं कहें कि ब्लैकमेल वाली जो पॉलिसी है उसको बदलनी होगी, वरना वो अगर ये सोचता है कि दुनिया अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका पे ही खत्म हो जाती है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश आज ब्रिक्स जैसे संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए। ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिक्स जैसे संगठन या तो हो ही नहीं या हो भी तो बहुत कमजोर स्थिति में हो, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी ऐसी है कि दुनिया के सारे देश, यहां तक कि यूरोप के देश भी
अब ये समझने लगे हैं कि अमेरिका के भरोसे रहकर वो एक सुरक्षित अपने व्यापार और अपनी सुरक्षा के लिए वो एक भरोसेमंद जो है पार्टनर नहीं पा सकते। उन्हें किसी न किसी रूप में दूसरे संगठनों या दूसरे देशों के साथ, बड़े देशों के साथ इस तरीके से तालमेल बिठाना पड़ेगा कि ताकि दुनिया में एक मल्टीपोलर व्यवस्था हो जिसमें कि बहुत सारी बड़ी शक्तियां एक दूसरे को संतुलित कर सकें। अमेरिका के नीतियों के या अमेरिका के हित में हो या नहीं हो, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी दुनिया को इस सोचने के लिए मजबूर कर रही है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारत अपनी विदेश नीति और आर्थिक फैसलों में स्वतंत्र है और अमेरिका चाहे जितना भी दबाव डाले, वो भारत को मजबूर नहीं कर सकता है कि उसकी शर्तों पर ही हम समझौता करें। अमेरिका क्या, कोई भी दूसरा देश भारत को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और ये बात मोदी की विदेश नीति में स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और संयोग देखिए कि जर्मन अखबार का दावा एक ऐसे वक्त में आया है जब मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जाने वाले। पीएम मोदी 29 से 30 अगस्त को जापान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और यह उनकी जापान की 8वीं यात्रा होगी। और वहां जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक भी होनी। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो तियानजिंग में जो एससीओ की शिखर बैठक होनी है उसमें वो हिस्सा लेंगे। और अमेरिका से जो टैरिफ वाली तनातनी चल रही है उसके बीच मोदी की ये जो दोनों विदेश यात्राएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अमेरिका को एक तरीके से एक क्लियर मैसेज भी है कि मामला कूटनीति का हो या व्यापार का हो, देश हित ही वो एकलौता पैमाना है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय साझेदार चुने जाते रहे हैं और आगे भी चुने जाएंगे। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि हमारे पूरब वाले पड़ोस में अब ऐसा क्या हुआ है जो हिंदुस्तान के लिए खतरे का अलार्म हो सकता है। तो क्लियर कट में अब मैं जिस बड़ी खबर की परतें खोलने जा रहा हूं वो है बांग्लादेश की, लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट भारत पर भी पड़ सकता है। और इस खबर पर हमें गौर करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये न सिर्फ भारत की एकता, अखंडता और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे सीधे प्रभावित करता है, बल्कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक पहचान को बदलने की जो कट्टरपंथी साजिश है उससे भी सीधा सीधा कनेक्ट होता है। तो खबर है बांग्लादेश की और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस का जो ताजा बयान है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के लिए अब रोहिंग्या मुसलमानों को पालना मुश्किल है, उनके लिए हमारे पास अब संसाधन नहीं है, हमारी इकोनॉमी दबाव में है और दुनिया अब आगे आए और इसके लिए स्थायी समाधान ढूंढे। अब और रोहिंग्याओं का बांग्लादेश में रहना मुश्किल है। मोहम्मद यूनुस का ये जो बयान है इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसका कनेक्शन भारत से जुड़ता है और क्यों हमें अब और सतर्क रहने की जरूरत है, इस पर आगे मैं क्लियर कट बात करूंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के नाम पर बांग्लादेश ने कैसे दुनिया भर से मोटा माल खींचा है। तो म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या की मदद के लिए बांग्लादेश ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ से एक अपील की और 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद देने के लिए एक ज्वाइंट रिस्पांस प्लान तैयार किया। और इसके बाद 2021 से बांग्लादेश को लगभग 88 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सालाना मदद मिलनी शुरू हो गई। ये अभी शुरुआत है, इसके आगे अभी देखिए कि कैसे कैसे उसने दुनिया भर से कितना पैसा उठाया रोहिंग्या के नाम पर। बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए वर्ल्ड बैंक भी 70 करोड़ डॉलर की मदद देता है, यूरोपीय यूनियन भी 3.5 करोड़ डॉलर की मदद देता है, अमेरिका लगभग 20 करोड़ डॉलर की मदद देता है। बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम पर चीन तक से आर्थिक मदद ले चुका है। और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन से कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सालाना मदद की रकम बढ़ाई जानी चाहिए। 2025-26 के लिए कुल 93.5 करोड़ डॉलर की डिमांड की है यूनुस सरकार ने।
तो अगर सीधे सीधे अगर देखा जाए तो रोहिंग्या मुसलमानों को बुनियादी मदद देने के नाम पर 2017 से अब तक, यानी कि पिछले 8 सालों से बांग्लादेश दुनिया से कई अरब डॉलर की मदद ले चुका है। कई अरब डॉलर का मतलब कई हजार करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन रोहिंग्या शरणार्थियों की हालत बेहतर होने की बजाय बद से बदतर ही होती गई। आपको मैं बताऊं कि बांग्लादेश की मौजूदा आबादी अभी 17 करोड़ 36 लाख बताई जाती है और यहां जो रोहिंग्याओं की संख्या है बांग्लादेश में, उनकी कुल संख्या 13 लाख के करीब बताई जाती है। अगर देखिए तो 0.25% के आसपास हैं, 1% से भी कम। और मोहम्मद यूनुस सरकार अब कह रही है कि रोहिंग्या बांग्लादेश की इकोनॉमी पर बहुत बड़े बोझ बन गए, उनको बसाने का अस्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। यानी बांग्लादेश ने सीधे सीधे रोहिंग्या मुसलमानों से पल्ला झाड़ने की तैयारी कर ली। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस के इस बयान का भारत पर क्या कोई असर पड़ने वाला है? तो जवाब है कि बिल्कुल पड़ने वाला है। इशारा साफ है कि भारत में रोहिंग्याओं की घुसपैठ अब बढ़ने वाली है। बांग्लादेशी घुसपैठ पहले ही असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में एक बड़ी समस्या बन चुका है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कई इलाकों में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी चेंज वाली नौबत आ गई। वहां की जनसंख्या की जो संरचना है वो बदल चुकी है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई के दौरान करीब 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में शरण लेने के लिए आए थे, जो कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और यहां तक कि छत्तीसगढ़ तक जाकर बस गए। दिल्ली, मुंबई में भी बांग्लादेशियों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। समस्या तो तब बढ़ी जब 80 के दशक में भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ ने बहुत जोर पकड़ लिया और स्थानीय बनाम बाहरी के संघर्ष में लगातार हिंसक घटनाएं होने लगी, जिसके बाद असम समझौता हुआ और वहां बसे हुए बांग्लादेशियों को एक तरीके से पहचान दे दी गई, उन्हें एक तरीके से अपना लिया गया। लेकिन समस्या यहां इससे सुलझी नहीं, समस्या बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि इसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे थे उनको एक तरीके से औजार मिल गया, उनके लिए एक आड़ तैयार हो गई थी। आज असम में हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। कह रही है कि असमिया पहचान को खत्म करने की साजिश को जड़ से उखाड़ कर फेंकना ही होगा। लेकिन वही इकोसिस्टम अब इनके समर्थन में, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनके समर्थन में आ खड़ा हुआ है, जिनकी हमदर्दी ने घुसपैठियों को भारत में जड़े जमाने का मौका दिया। एक बार सुनिए जरा। अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। तो ये हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता सैयदा हमीद, जो गांधी परिवार की बहुत करीबी हैं और कांग्रेस के दौर में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी, कई एनजीओ से जुड़ी हुई। असम में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके वहां से उन्हें हटाया जा रहा है, तो सैयदा उनकी वकालत करने के लिए, उनकी तरफदारी करने के लिए दिल्ली से असम पहुंच गई। और सैयदा की दलील जरा सुनिए, वो भी अलग ही लेवल की। बांग्लादेशी घुसपैठिए भी तो इंसान हैं, वो किसी का हक तो नहीं मार रहे, वो तो शांति से रह रहे हैं। सैयदा असम में घुसपैठियों के समर्थन में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हैं, उसे समझना हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है। असम के सीएम ने उन्हें 2 टूक जवाब भी दिया है और हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि गांधी फैमिली की करीबी सैयदा हमीद अवैध घुसपैठियों को वैध ठहराती हैं, क्योंकि वे असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के जिन्ना के सपने को साकार करना चाहती। आज असमिया पहचान उनके जैसे लोगों के गुपचुप समर्थन के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। तो जो सैयदा हमीद ने घुसपैठियों के लिए इंसानियत की दलील, इतनी लंबी चौड़ी दलील दी और बड़े भोलेपन से दावा किया कि घुसपैठिए शांति पसंद हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम कि बांग्लादेशी घुसपैठ से असमिया पहचान कैसे प्रभावित हुई है, कैसे वहां के लोगों के अधिकारों पर चोट पहुंची है, कैसे ही अपनी जमीन पर लोग अपने को अल्पसंख्यक महसूस करने लगे हैं और उन्हें लगने लगा है
कि उनकी संस्कृति और उनकी पहचान दोनों ही खतरे में। अपराध से लेकर धर्मांतरण का पूरा एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला है। ऐसे तमाम गैंग काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से धर्मांतरण का काम करा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है। हिंदू आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। दंगे की तमाम घटनाएं हुई है और स्थानीय लोगों की जमीनें हड़पने का खेल तो खैर पिछले कई दशकों से चल रहा है। पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के जिन राज्यों में घुसपैठ की वजह से वहां की स्थानीय आबादी प्रभावित हुई है, वहां किस तरीके से डेमोग्राफी बदली है, जरा उसको समझिए। इसी बारे में हेमंत विश्व शर्मा ने जो कहा, जरा उसको एक बार फिर से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि सैयदा हमीद को सब कुछ बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन सब कुछ दरकिनार करके वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष ले रही। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इस बारे में कमेंट किया। उन्हें घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी है तो अपने घर में कुछ जगह क्यों नहीं दे देती, ये बात लिख रहे हैं लोग। दरअसल सैयदा हमीद का बयान भारत में बन चुके उस इकोसिस्टम की पोल खोलता है जो मजहब के नाम पर घुसपैठियों को संरक्षण देता है, उन हिंदू अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का विरोध करता है जो बंटवारे का शिकार हुए और आज भी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक बेइंतहा जुल्म झेल रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें वहां से भगाने की साजिशें हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। सैयदा हमीद ने शायद ही कभी उनके लिए कुछ कहा हो, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए इनका प्यार, इनकी ममता बार बार उमड़कर सामने आई। घुसपैठियों के समर्थन में सैयदा जैसी दलील दे रही हैं, ये इसी तरह की दलील तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां भी देती रही। मिसाल के तौर पर यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनका बयान सुनिए, जो राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग मस्जिद के इमाम भी हैं। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सरकारों का काम ये होता है कि वो जो लोग बेसहारा हों उनको बसाया जाए, उनको सहारा दिया जाए। सरकारों का काम उजाड़ना नहीं होता कि वो 60-70 साल से चाहे उनके कागजात नहीं बन पाए हों या जो ज़मीनों के मुंतकली का जो है वो ना बन पाया हो, तो सरकारों का ये अखलाकी फरीज़ा बनता है, ये उनकी नैतिक आधार बनता है कि वो अपने शहरियों के लिए सहूलत दें। हाँ भाई, तो अपने शहरियों के लिए सहूलियत देंगे ना, कि जो बाहर से आए घुसपैठिए हैं उनके लिए भी, उनको भी बसाने का काम सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मोहिबुल्लाह नकवी यूपी में बैठकर असम के बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष क्यों ले रहे हैं, इसे समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो चाहते हैं कि घुसपैठियों की पहचान तक न की जाए, उनके कागजात तक न खंगाले जाएं, उल्टे सरकार उन्हें सहूलियतें दे। क्यों भाई? इससे तो भारत में जो डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है और उसकी जो खतरनाक उसका असर सामने आ रहा है, उसका जो नतीजा सामने आ रहा है, आप एक तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देकर भारत की एकता और अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सबको खतरे में डालने वाली बात हो गई ना। ये तो हमें यहां उस माइंडसेट को समझने की जरूरत है जो घुसपैठियों से हमदर्दी बरतती। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मेरा सवाल जो क्लियर सवाल है, जो क्लियर कट सवाल है, जरा पहले उसको समझिए। दुनिया में 57 मुस्लिम देश, पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, तमाम एक लंबी सूची। फिर ये मुस्लिम देश मुस्लिम शरणार्थियों को शरण क्यों नहीं देते भाई? मुस्लिम शरणार्थियों की समस्याओं के निपटारे में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? और ये जो शरणार्थी हैं, ये इन देशों का रुख क्यों नहीं करते? आप जब ये सवाल करेंगे तो इसका जवाब भी बहुत चौंकाने वाला मिलेगा। और यूरोप के कई देश आज मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देकर अब मुसीबत झेल रहे हैं। वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, मारकाट के हालात हैं। जिन्हें शरणार्थी मानकर जगह दी गई,
वो आबादी बढ़ने के बाद अब दबंगई दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों को धमकाते हैं, शरिया अदालतें लगाने की मांग कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? उसकी वजह उन्हीं देशों के मुस्लिम मौलवियों की जुबानी आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो सुना आपने, भारत को इसी माइंडसेट से सतर्क रहने की जरूरत है। भारत में घुसपैठियों को बसाने के लिए इंसानियत की दलील क्यों दी जा रही है, उसे अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। घुसपैठियों से अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे संसाधनों पर तो दावा करेंगे ही, इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस अगर रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश से निकालकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में बसाने की वकालत कर रहे हैं, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। और इतने पर भी अगर आप हम नहीं समझेंगे तो गाजा का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। गाजा के शरणार्थियों को जगह देने सीरिया और मिस्र जैसे मुस्लिम देश तैयार नहीं हैं उनको देने के लिए। शरणार्थियों को रोकने के लिए वहां सरहद पर दीवार खड़ी कर दी गई है। यह है मुस्लिम ब्रदरहुड की सच्चाई। और ये जो इस्लामिक जो देश हैं वो चाहते हैं कि गाजा से निकले हुए जो शरणार्थी हैं उसको पूरी दुनिया अपनी बाहें खोल करके अपने यहां उनको बसाए। उनके पड़ोसी देश उन्हें जगह नहीं देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि यूरोप के देश और अमेरिका और दुनिया के बाकी जो गैर इस्लामिक देश हैं वो गाजा के शरणार्थियों को अपने यहां बसाए। ये पूरी दुनिया में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है जिसको लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो क्लियर कट में वक्त है आपको यह दिखाने का कि जल प्रहार से आज कैसे आधा हिंदुस्तान दहशत में। तो पूरे देश में कुदरत का एक प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश से आई तस्वीरें बहुत खौफनाक है और जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये अरुणाचल का दिरांग इलाका है और लैंडस्लाइड से हाईवे ब्लॉक था, गाड़ियों की कतार लगी हुई थी और इसी दौरान पहाड़ से मलबा और पत्थर एक तरीके से गिरने लगा। आप देखिए विशाल विशाल चट्टानें कैसे पहाड़ से टूटकर नीचे आ रही है और जिसकी चपेट में आने से दो गाड़ियों का एक तरीके से कचूमर ही निकल गया। गनीमत इतनी रही कि मौके पर मौजूद लोग वक्त पर दौड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। कुदरत का क्रोध उड़ीसा में भी इसी तरीके से देखने को मिला। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये जो तस्वीरें हैं ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ की है, जहां एक ट्रक उफनती नदी में बह गया। कोयले से लदा हुआ ट्रक था और सेफाई नदी पर पुल को पार करने के दौरान बहाव इतना तेज था कि इतना भारी भरकम ट्रक भी उसके सामने टिक नहीं पाया और देखते देखते वो खिलौने की तरह बह गया। नदी पहले से ही अपने रौद्र रूप में तो थी ही, उसने कैसे देखते ही देखते इस पूरे ट्रक को लील लिया और अपने साथ इसे बहा ले गई। आप इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि प्रकृति के सामने इंसान की क्या औकात है। हालांकि ट्रक के हेल्पर को लोग बचा ले गए, लेकिन ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चल पाया। ड्राइवर को ढूंढने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। तो बहुत सारे लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि जब वो देखते हैं कि पुलिया पार करते वक्त कि पानी कम है या थोड़ा ही पानी है, इसको आसानी से पार किया जा सकता है, वो कई बार इस बात का आकलन नहीं कर पाते कि पानी भले ही आपको उसकी गहराई कम दिख रही है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उसकी रफ्तार, उसका वेग इतना ज़्यादा होगा, इतना प्रचंड होगा कि आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। जब इतना भारी भरकम ट्रक नहीं टिका तो आप सोचिए कि, लेकिन फिर भी लोग कई बार दुस्साहस कर जाते हैं और उसका अंजाम क्या होता है जरा आप देखिए। इसी तरीके से देखा जाए तो मैदानों से लेकर पहाड़ तक बादलों से कैसे तबाही बरस रही है उसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कुल्लू की तस्वीर देखिए, सिर्फ 5 सेकंड में कैसे पूरा का पूरा मकान ब्यास नदी में समा गया, उसकी तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। लगातार बारिश से ब्यास नदी अपने विकराल रूप में है
और नदी के किनारे बने होटल और मकान पहले ही हालांकि खाली करवाए जा चुके थे। ब्यास की तलहटी में जो खास तौर से जो तलहटी में बसे हुए जो गांव हैं, उन मकानों को पहले ही खाली कराया जा चुका था। फिर भी जो इसकी चपेट में, इस नदी की धार के चपेट में जो भी मकान आया, समझिए कि वो पलक झपकते ही ज़मींदोज हो गया और कैसे नदी की इस प्रचंड धारा में समाहित हो गया, आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो कुल्लू में बारिश और बाढ़ से जिंदगी पटरी से उतर चुकी। दो दिन से जारी बारिश अपने साथ मनाली लेह हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी बहा कर ले गई। हाईवे का पूरा हिस्सा नदी में समा गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद जो पूरी की पूरी सड़क है वो धंस गई है। और अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस सड़क से आगे जाना दोनों ही तरफ से एकदम नामुमकिन है। तो ये हिमाचल प्रदेश में तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पर कि भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, बाढ़ की वजह से या नदियों के प्रचंड वेग की वजह से ऐसे सड़कें जो है वो धाराशायी हो गई हैं, टूट गई। वहीं दूसरी तरफ बहरंग इलाके में भी भूस्खलन की वजह से जो मनाली लेह मार्ग है वो भी बंद हो गया। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बिंदु ढाक के नज़दीक सड़क बहने के कारण ठप हो गया है। ब्यास नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर के पास जो आलू ग्राउंड है उसके पास की सड़क भी पानी में बह गई है और उसकी वजह से वहाँ से भी ट्रैफिक का आना जाना एक तरीके से ठप हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से बड़ी तबाही हो चुकी है और ये फिलहाल थमने का आसार भी इसके नज़र नहीं आ रहे। मनाली से जो सामने आई तस्वीर है, ज़रा एक बार उसको देखिए। ब्यास नदी पहले ही आधी सड़क को बहा चुकी थी। इसी दौरान एक पिकअप ट्रक उसमें उस सड़क के उसी हिस्से में फंस कर रह गया और उसके बाद जैसे जैसे सड़क का हिस्सा टूट कर नदी में समाता गया, एक समय ऐसा भी आया जब पूरी की पूरी सड़क धंस गई और ये पिकअप ट्रक भी उन लहरों में देखते देखते समा गया। यहाँ भी गनीमत इतनी रही कि ड्राइवर मौके से एक तरीके से जान बचाने में कामयाब रहा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही खौफनाक है और ये बताती है कि कुदरत के रौद्र रूप के सामने कैसे इंसान बेबस नजर आ रहे हैं। आज आप मनाली के एक रेस्टोरेंट की तस्वीर आप देखिए। यहाँ रेस्टोरेंट के नाम पर बस एक दीवार बची। सामने से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शेरे पंजाब नाम का ये तो शानदार कोई रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के नाम पर बस सामने की दीवार भर बची और उसके पीछे का हिस्सा जब देखेंगे तो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो नदी में समा चुका है। रेस्टोरेंट के आसपास की दुकानें भी नदी की तेज धार की भेंट चढ़ गई हैं। हालांकि इस तस्वीर को देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं कि सिर्फ आगे की जो एक तरीके से उसका जो फसाड है वो सिर्फ बचा रह गया है और पीछे कैसे पूरा का पूरा होटल, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट नदी में समा चुका है, ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी कुदरत का रौद्र रूप नजर आ रहा है और पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बादल फटते ही किस तरीके से पानी और मलबे का सैलाब पहाड़ों से नीचे उतरा और जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी, आप देखिए जरा, उसका आकलन करिए कि इसके रास्ते में अगर कोई इंसानी बस्ती आ जाए, कोई मकान आ जाए, कोई पेड़ पौधा आ जाए, वो उसका टिकना नामुमकिन है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल में बादल फटने की इस तरह की घटनाएं हुई है। 2 महीने के दौरान हिमाचल में बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ चुकी है। बस ये है कि बस इस तस्वीर में बस इतनी गनीमत रही कि इसके रास्ते में, इस नाले के रास्ते में कोई आबादी नहीं थी, कोई मकान नहीं था, वरना सोचिए कि ये भी एक बड़ी तबाही, यहाँ भी एक बड़ी तबाही देखने को मिल सकती थी। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ की समस्या आ गई है और इसमें 10 से 15 घर जो है वो बह गए बताए जा रहे हैं। इसमें 3 पुल के भी बहने की खबर है,
24 घंटे के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। और तस्वीरों में आप देखिए कि भद्रवाह इलाके के गुप्त गंगा मंदिर का क्या हाल है। वहाँ के एकदम बिल्कुल करीब से जब ये उफनती जो नदी है वो गुजर रही है तो सभी लोगों की सांसें एक तरीके से अटकी हुई है, थमी हुई है कि ये मंदिर भी कहीं इस सैलाब का शिकार न हो जाए। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है और 2 दिनों के लिए सारे जो स्कूल कॉलेज हैं बंद कर दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर समेत जो कई नेशनल हाईवे हैं वहाँ भी सड़कें एक तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से या तो सड़कें बंद हैं या तो सड़कें टूट गई है लैंडस्लाइड की वजह से। तो डोडा में इसी तरीके से जो नीरू नाला है उसकी भी तस्वीर सामने आई है और वो भी उफान पे है। नीरू नाला का जल स्तर कैसे तेजी से बढ़ा है और ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इसके आसपास के इलाकों पे एक तरीके से खतरा मंडराने लगा है और जो स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि इस नाले में अचानक से इस तरह का उफान देखकर जो आसपास के लोग हैं वो दहशत में हैं। तो जम्मू में भारी बारिश की वजह से जो तवी नदी है उसका जलस्तर भी बहुत बढ़ गया है और नदी का विकराल रूप देखते हुए पठानकोट से लेकर जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख पुल जो हैं वो बंद कर दिए गए। बस सेवाएं भी रोक दी गई हैं, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है और मोबाइल नेटवर्क भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इस इलाके में, क्योंकि कई जगहों पे मोबाइल के टावर के गिर जाने की खबरें भी सामने आ रही है। आप देखिए ज़रा ये कितना भयावह रूप है और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो छोटे पुल पुलिया होंगे वो इस नदी के इस रौद्र रूप के सामने क्या ही टिकेंगे। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।